हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, स्वागत है आपका पीएसपी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी फर्स्ट बुक जिसका टाइटल है समकालीन विश्व में राजनीति, उसके सेकंड चैप्टर जिसका टाइटल है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, या कुछ किताबों में सत्ता के नए केंद्र, या फिर सत्ता के समकालीन केंद्र, इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया था कि किस तरीके से दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, यानी किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ। वो पूरी दुनिया में शक्ति का और सत्ता का और पावर का केवल एक ही सेंटर या एक ही केंद्र बचा, जिसे अमेरिका यानी यूएसए के नाम से जाना गया। और बच्चों, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने वर्चस्व की शुरुआत की। अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना दबदबा दिखाना शुरू किया। तो बच्चों, समय के साथ साथ दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय संगठन उभरने लगे, ऐसे बहुत सारे समूह उभरने लगे, ऐसे बहुत सारे देश उभरने लगे, जिन्होंने धीरे धीरे अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को चुनौतियां देनी शुरू कर दी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम उन्हीं क्षेत्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे और उन देशों के बारे में पढ़ेंगे जो समय के साथ साथ शक्तिशाली हो रहे हैं और अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। यहाँ हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, और बच्चों कुछ देशों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे भारत के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत कैसे एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। इसके अलावा इजराइल की चर्चा करेंगे, जापान की चर्चा करेंगे, चीन की चर्चा करेंगे, और इनके साथ देखेंगे कि बदलते परिवेश में भारत ने कैसे दुनिया के देशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत हम यहां से करेंगे कि क्षेत्रीय संगठन आखिर कहते किसे हैं। क्षेत्रीय संगठन आखिर किसको कहते हैं, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में आप जिसे कहेंगे, किसे कहते हैं। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक देश अपनी भौगोलिक निकटता के आधार पर किसी संधि या समझौते के द्वारा कोई संगठन बना लेते हैं, तो उसे ही क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। यानी जब दुनिया के कोई दो मुल्क, दुनिया के कोई दो ममालिक, दुनिया की दो कोई कंट्रीज अपनी भौगोलिक निकटता, दो शब्द यहां महत्वपूर्ण है, भौगोलिक निकटता यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, जब कोई दुनिया के दो देश जो भौगोलिक निकटता यानी ज्योग्राफिकली एक दूसरे के पास होते हैं, जब वो किसी संधि के द्वारा यानी किसी ट्रीटी के द्वारा, किसी समझौते के द्वारा आपस में मिलकर कोई संगठन बना लेते हैं, तो उसी संगठन को हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। एक बार फिर समझने की कोशिश करें। जब दुनिया के दो या दो से अधिक देश अपनी सीमाओं के जुड़ने पर, अपनी भौगोलिक निकटता के आधार पर कोई संधि करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, या कोई समझौता करते हैं, और उस संधि या समझौते के द्वारा कोई संगठन बना लेते हैं, तो उस संगठन को ही हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। उस संगठन को ही हम क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। यह आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। अब ये जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, आखिर इन क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं, इन क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे क्या रीजंस हैं। जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तो क्षेत्रीय संगठन बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मोटिव है, इनकी आवश्यकता क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब देख भी सकते होंगे कि यहाँ हेडिंग भी लिखी हुई है, क्षेत्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य, कि आखिर ये जो क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, इनको बनाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है क्षेत्रीय संगठन बनाने का, वो है बच्चों, क्षेत्रीय संगठन आकार में छोटे होते हैं। आकार में कैसे होते हैं? छोटे, ज्यादा बड़ा नहीं होते, छोटे होते हैं, और उनके सदस्य देशों में एकता की भावना जल्दी मजबूत हो जाती है। ये जो क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ये छोटे होते हैं आकार में, ज्यादा बड़े नहीं होते। इनमें दुनिया के कुछ ही देश शामिल होते हैं अपनी भौगोलिक निकटता के आधार पर, ना कि बहुत सारे देश। इसीलिए ये आकार में छोटे होते हैं, और आकार में छोटे होने के कारण इनके बीच एकता की जो भावना है, जो एकता की भावना है, वो जल्दी पैदा हो जाती है। ये आपस में जल्दी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, आपस में जल्दी से एक दूसरे से मेल मिलाप कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो यही उद्देश्य है कि ताकि दुनिया के जो आसपास के देश हैं,
वो आपस में मिलकर कोई एक समूह बना ले और आपस में वो मेल मिलाप के साथ रहना शुरू कर दें। क्षेत्रीय संगठन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। बच्चों, जब ये क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं तो इनको बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि ये आर्थिक सहयोग को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। आर्थिक सहयोग का मतलब होता है इकोनॉमिकली एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं। जाहिर सी बात है, जब दो देश आपस में जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके बीच व्यापार भी होगा, व्यापार होगा तो आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर अपना आर्थिक विकास करेंगे। अगला उद्देश्य है कि क्षेत्रीय संगठन सदस्यों के आपसी व्यापार को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करते हैं। आपसी व्यापार को बढ़ाने में, कैसे व्यापार को बढ़ाने में, आपसी व्यापार। जब बच्चों दुनिया के देश आपस में मिलकर कोई क्षेत्रीय संगठन बना लेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे तो आपस में एक दूसरे के व्यापार को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। टैक्सेस कम हो जाएंगे, कस्टम ड्यूटीज जो लगती होंगी पहले वो आपस में कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ताकि हमारे बीच व्यापार बढ़े और हमारे संबंध और ज्यादा मजबूत हो। तो क्षेत्रीय संगठन बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि आपसी व्यापार को इससे क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अगला है कि क्षेत्रीय संगठन विश्व में शांति, कहां शांति, विश्व में शांति संतुलन बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूरी दुनिया में शांति बनाने का मतलब है, हम वो कहते हैं कि अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा किला बनाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत एक ईंट रखने से होती है। ऐसे ही अगर दुनिया के आपस में थोड़े थोड़े देश मिलकर क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण करेंगे तो हर जगह शांति और सुरक्षा का माहौल पैदा होगा और उससे पूरी दुनिया में यानी विश्व शांति की जो भावना है वो और ज्यादा सुदृढ़ होगी और ज्यादा मजबूत होगी। तो क्षेत्रीय संगठन बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि जब क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं तो क्षेत्रीय संगठन बनाने के कारण विश्व शांति को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा आपसी विवाद बातचीत के द्वारा हल करने के लिए भी क्षेत्रीय संगठनों को बनाया जाता है। एक उद्देश्य ये भी है कि आपस में जो देशों के विवाद हैं, जो कुछ बातें हैं जिनको लेकर आपस में उनके बीच नहीं बनती, कोई विवाद है, कोई झगड़े का मुद्दा है, तो इन क्षेत्रीय संगठनों के कारण ये क्षेत्रीय संगठन एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं कि इस मंच के द्वारा आपसी जो तनाव है, आपसी जो विवाद हैं वो बातचीत के द्वारा हल कर लिए जाते हैं। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल अगर दो दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है और अगर कोई तीसरा दोस्त उनको आपस में मिलाकर उनका जो है सुलह करा दे तो वो सुलह हो जाती है। ऐसे ही क्षेत्रीय संगठन उस तीसरे दोस्त का काम करते हैं, एक मंच के रूप में काम करते हैं। जब ये बनते हैं तो अगर हमारे बीच कोई विवाद है, कोई आपसी मतभेद है तो वो बातचीत के द्वारा हल हो जाता है, ना कि वो संघर्ष का रूप लेता या युद्ध का रूप लेता। तो बच्चों ये सारे कुछ उद्देश्य हैं या कुछ रीजंस हैं या कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं और बनाए जाने चाहिए। तो ये तो बात हुई क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं और क्षेत्रीय संगठन बनाने के क्या उद्देश्य हैं, क्या रीजंस हैं। अब हम क्षेत्रीय संगठनों की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्षेत्रीय संगठन के बारे में चर्चा करते हैं, जो है बच्चों यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे यूरोपियन यूनियन। क्या कहेंगे? यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप ईयू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ईयू, यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। सबसे पहले हम इसी क्षेत्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यूरोपीय संघ, यानी इस क्षेत्रीय संगठन में कौन से महाद्वीप के देश शामिल हैं? यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। बच्चों मैंने आप लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया, शॉर्ट्स के माध्यम से मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया। आप जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पर नजर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर जो मुल्क, ज्यादातर जो कंट्रीज इन दोनों विश्व युद्ध में शामिल थे वो ज्यादातर यूरोप के देश थे। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देशों को काफी बड़े पैमाने पर जान, माल और धन और संपत्ति की हानि को झेलना पड़ा। इनकी अर्थव्यवस्था को काफी दंश झेलना पड़ा। इन देशों पर इन युद्धों का काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
तो अब बच्चों इन यूरोप के देशों के सामने दो विकल्प थे। कितने विकल्प थे? दो विकल्प थे। इन यूरोप के देशों के सामने दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, वर्षों से जो इनकी दुश्मनी चली आ रही है, जो बहुत समय से इनकी दुश्मनी चली आ रही है, या तो वह उस दुश्मनी को जारी रखे, और दूसरा ऑप्शन इन देशों के सामने था कि या तो वह उस दुश्मनी को भूल जाएं और दुनिया के देशों के साथ संबंध अच्छे करें और आपस में भी एक दूसरे से अपने संबंध अच्छे करें। तो यूरोप के देशों ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, अपनी समझदारी का सबूत देते हुए दूसरे ऑप्शन को चूज करना पसंद करा, और यूरोप के देशों ने कहा कि हम आपसी दुश्मनी को भुलाकर संबंध भी सुधारने को तैयार हैं, और हम आपसी जो बातचीत और मतभेद हैं उनको भी सुलह करने के लिए तैयार हैं। तो यहीं से बच्चों फिर शुरुआत होती है यूरोपीय संघ के निर्माण की, यूरोपीय संघ के बनने की। तो बच्चों देखते हैं यूरोपीय संघ के बनने की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, और किन स्टेप्स के गुजरने के बाद, किन स्टेप्स के द्वारा आखिरकार अंत में यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। तो शुरुआत होती है बच्चों 1947 से। 1947 में मार्शल योजना चलाई गई। क्या चलाई गई बच्चों? मार्शल योजना। और इस मार्शल योजना को जो बनाया वो बनाया सर जॉन मार्शल ने। किसने बनाया बच्चों? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल थे कौन? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर थे। कौन? सर जॉन मार्शल। अमेरिका ने बच्चों यूरोप के देशों से ये कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपके यहाँ जो जान और माल की हानि हुई है उसकी भरपाई हम करेंगे, यानी उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। और इसके लिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री सर जॉन मार्शल ने एक योजना बनाई जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, मार्शल योजना, जो कि 1947 में बनाई गई। और इसमें यह कहा गया कि यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जाएगी। यहां लिखा भी है, उद्देश्य था यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यानी यूरोप के जो ममालिक हैं, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाना। इसी कार्यक्रम में आगे 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई बच्चों? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसकी स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था? इसकी स्थापना करने के पीछे बच्चों उद्देश्य था व्यापारिक और आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना। यानी ये जो मार्शल योजना बनाई गई, इस मार्शल योजना को लागू करने के लिए एक संगठन की स्थापना की गई जिसमें यूरोप के ही देश शामिल थे, जिसे कहा गया यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। आप बच्चे देखेंगे कि अभी हम सीरियल से चल रहे हैं, याद करना भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1947 में मार्शल योजना चलाई गई, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया, और 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई। और यूरोपीय परिषद की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था? राजनीतिक और आर्थिक समरूपता, यानी यूरोप के देशों के अंदर राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से एक जैसी सोच और समझ को पैदा करना, यह था यूरोपीय परिषद का उद्देश्य, राजनीतिक और आर्थिक समरूपता लाना यूरोप के देशों के अंदर। इसी कार्यक्रम में आगे बच्चों 1957 में, कब? 1957 में 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसको आप कहेंगे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसकी स्थापना हुई 1957 में, और इसकी जो स्थापना हुई वो एक संधि के द्वारा हुई, और उस संधि को किस नाम से जाना जाता है? रोम संधि के नाम से जाना जाता है। और रोम कहाँ की राजधानी है बच्चों? रोम इटली की राजधानी है। इसी कार्यक्रम में आगे 1992 में वो समय आया, वो दिन आया कि आखिरकार 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई। किसकी स्थापना कर दी गई? यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन। और यूरोपीय संघ की जो स्थापना की गई वो मोस्ट्रिस्ट संधि के द्वारा की गई। कौन सी संधि के द्वारा की गई? मोस्ट्रिस्ट संधि के द्वारा। मोस्ट्रिस्ट किस देश की राजधानी है बच्चों? मोस्ट्रिस्ट नीदरलैंड की राजधानी है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इस तरीके से इन स्टेप्स को गुजरने के बाद 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना कर दी गई, यानी यूरोपियन यूनियन की स्थापना कर दी गई। तो बच्चों ये आपने देखा कि यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई।
आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पेज से हम यूरोपीय संघ के बारे में और बातें डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम यूरोपीय संघ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब हम पहले बात करेंगे यूरोपीय संघ की खूबियों की, यानी ऐसे कौन कौन सी वजूहात थी, वो कौन कौन से रीजंस थे, वो कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से यूरोपीय संघ एक इतना शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बन पाया। यानी यूरोपीय संघ की क्या क्या खूबियां थी या यूरोपीय संघ को शक्तिशाली बनाने वाले कौन कौन से कारक थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि यूरोपीय संघ, ईयू का मतलब बच्चों यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ईयू का मतलब है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ। जब आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोगों को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आप लोगों को पूरा लिखना है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यानी ईयू विश्व का सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है। यानी अगर दुनिया का कोई सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है तो वो कौन है? यूरोपीय संघ है। कौन है? यूरोपीय संघ, क्योंकि इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 1947 से ही शुरू हो गई थी। अगला, यूरोपीय संघ के देशों की साझी सुरक्षा व साझी विदेश नीति है। साझी सुरक्षा व साझी विदेश नीति यानी यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनकी साझी सुरक्षा है और साझी विदेश नीति यानी साझी ही फॉरेन पॉलिसी है। यानी अगर यूरोपीय संघ के जो देश हैं, यदि किसी दुनिया यूरोपीय संघ के एक देश की किसी दुनिया के दूसरे देश से दुश्मनी होगी तो दुनिया के सभी देशों की उसके साथ दुश्मनी होगी। यदि दोस्ती होगी तो यूरोपीय संघ के सभी देशों की दोस्ती होगी। और यदि दुनिया का कोई देश यूरोपीय संघ के देशों के ऊपर हमला करता है तो वो यूरोपीय संघ के एक देश के ऊपर नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोपीय संघ पर हमला माना जाएगा और यूरोपीय संघ के सभी देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। तो यूरोपीय संघ की साझी सुरक्षा है और साझी ही बच्चों क्या है? विदेश नीति है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों का साझा गान है, साझा स्थापना दिवस है और साझी संसद है। यूरोपीय संघ के देशों का साझा गान है, साझा ही उनका स्थापना दिवस है और उनकी संसद भी साझी है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों की साझी मुद्रा है। यहां तक कि यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश हैं उन सबकी मुद्रा भी क्या है? साझी है। और उस मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। क्या है उस मुद्रा का नाम? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। एक नंबर में आपके लिए सवाल भी बन सकता है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था में यानी वर्ल्ड इकोनॉमी में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में यूरोपीय संघ की यानी ईयू की जो भागीदारी है वो अमेरिका से भी 3 गुना अधिक है। आप खुद इस बात से अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोपीय संघ कितना शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। यानी अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, यदि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में यूरोपीय संघ की भागीदारी अमेरिका से भी 3 गुना ज्यादा अधिक है। यह अपने आप में इस बात की ओर संकेत करता है कि यूरोपीय संघ अपने आप को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बना पाया। चलिए आगे चलते हैं। 2005 में, कब की बात कर रहे हैं? 2005 की। 2005 में यूरोपीय संघ का जो जीडीपी था, जीडीपी होता है बच्चों ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो 12,000 अरब डॉलर था। कितना था? 12,000 अरब डॉलर। 2005 में यूरोपीय संघ का जो जीडीपी था या सकल घरेलू उत्पाद था वो 12,000 अरब डॉलर था, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी था। अगर 2005 में सबसे ज्यादा जीडीपी किसी का था तो वह यह यूरोपीय संघ का था, जो कि 12,000 अरब डॉलर था। इसके अलावा यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश, यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश यानी एक वो देश जो यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जिसका नाम क्या है? फ्रांस है। जिसका नाम क्या है? फ्रांस। वो फ्रांस जो यूरोपीय संघ का एक हिस्सा है, यूरोपीय संघ का एक देश है, वो यूएनओ की, कहा? यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, सुरक्षा परिषद, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे सिक्योरिटी काउंसिल, जिनके बारे में हम आगे चैप्टरों में चर्चा करेंगे यूएनओ वाले चैप्टर में। तो फ्रांस जो कि ईयू का एक देश है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। कैसा सदस्य? स्थायी यानी परमानेंट मेंबर। बच्चों ये जो यूएनओ है इसका एक अंग है सुरक्षा परिषद, जिसे आप सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से 5 स्थायी यानी 5 परमानेंट और 10 अस्थायी यानी 10 परमानेंट नहीं होते। तो जो 5 परमानेंट है उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन शामिल हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। तो उसमें जो फ्रांस है
वो फ्रांस आपको पता है यूरोपीय संघ का हिस्सा है। तो बच्चों ये जो 5 सदस्य देश हैं इनके पास वीटो पावर है। क्या है? वीटो पावर, जिसको आप निषेध अधिकार कहेंगे। इस वीटो पावर का इस्तेमाल करके ये 5 स्थायी सदस्य देश यूएनओ के अंदर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं और इनको विश्व के हर मामले में बोलने का अधिकार है। तो ये जो फ्रांस यूएनओ का इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, ये ईयू का भी सदस्य है। तो इसके कारण ये जो यूरोपीय संघ है ये दुनिया के मामलों में या वैश्विक मामलों में प्रत्यक्ष रूप से दखल देता है। कैसे देता है? प्रत्यक्ष यानी सीधे तौर पर क्या देता है? दखल अंदाजी करता है दुनिया के हर मामले में। इसके अलावा यूरोपीय संघ की जो सेना है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यदि पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद कहीं की सेना सबसे बड़ी है तो वो कहां की है बच्चों? यूरोपीय संघ की है। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का ही सेना बजट सबसे ज्यादा अधिक है। तो ये वो तथ्य हैं, ये वो बातें हैं जो यूरोपीय संघ को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, या यूरोपीय संघ की आप इनको खूबियां भी कह सकते हैं। कई बार पेपर में भी बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है कि यूरोपीय संघ की खूबियां बताइए, या फिर ऐसे पूछेगा कि यूरोपीय संघ को शक्तिशाली बनाने वाले कारकों के बारे में बताइए। अब जहां हमने यूरोपीय संघ की खूबियों की बात की, वहीं कुछ यूरोपीय संघ की खामियां भी हैं। हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां कुछ अच्छाइयां हैं वहीं दूसरी तरफ कुछ बुराइयां भी हैं। तो अब खामियों की तरफ बढ़ते हैं। तो यूरोपीय संघ की मैंने अभी आप लोगों को बताया साझी मुद्रा है, लेकिन यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा होने के बावजूद भी इसके जो 2 सदस्य देश हैं वो इसकी साझी मुद्रा को मानने के लिए तैयार नहीं है। और वो 2 सदस्य देश कौन से हैं? स्वीडन और डेनमार्क। नाम याद रखना, स्वीडन और डेनमार्क। स्वीडन और डेनमार्क यूरोपीय संघ के वो 2 सदस्य देश हैं जो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा यूरो को मानने के लिए राजी नहीं है। यूरोपीय संघ की एक खामी है, यूरोपीय संघ की एक कमी है कि कहीं ना कहीं इसके सदस्य देश एक बात पर एक मत अभी भी नहीं है, जिसमें से स्वीडन और डेनमार्क का नाम आपके सामने है। 1 नंबर में भी यहां से प्रश्न आएगा कि यूरोपीय संघ के उन 2 देशों के नाम बताइए जो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को मानने के लिए राजी नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है स्वीडन और डेनमार्क। आगे बात करें तो यूरोपीय संघ का साझा गान है, मैंने आप लोगों को बताया। साझा स्थापना दिवस है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। साझी संसद है, ये भी बताया। साझी मुद्रा है। इन सब के साझा होने के बावजूद भी आज तक यूरोपीय संघ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन यूरोपीय संघ अपना साझा संविधान, साझा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाया। इसके अलावा यूरोपीय संघ के कुछ सदस्य देश इसके साझे बाजार का हिस्सा बनने के लिए भी राजी नहीं है, यानी इसका जो एक साझा बाजार है उसका हिस्सा बनने के लिए भी कुछ यूरोपीय संघ के देश राजी नहीं है। यूरोपीय संघ के देशों की साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति होने के बावजूद भी यूरोपीय संघ के जो कुछ सदस्य देश हैं वो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, यानी इंडिपेंडेंस रूप से व्यवहार करते हैं। जिसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, सन 2003 में, कब? सन 2003 में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करा, और इस हमला जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला करा, ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया। ब्रिटेन ने कहा कि अमेरिका ने जो भी किया ठीक किया, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने और जर्मनी ने इसका निंदा की, इसकी विरोध किया। तो इससे हमें यह पता लगता है कि साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति होने के बावजूद भी यूरोपीय संघ के देश जो हैं वो स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी राय रखते हैं। चलिए बच्चों, अब डिस्कस करेंगे यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में। देखो, यूरोपीय संघ का जो झंडा है वो नीले रंग का है। किस रंग का है? नीले रंग का ये झंडा है यूरोपीय संघ का। इस झंडे में 12 सितारे बने हुए हैं। कितने सितारे बने हुए हैं? 12। और ये 12 के 12 सितारे किस रंग के? सुनहरे रंग के हैं। किस रंग के हैं बच्चों? सुनहरे रंग के। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का झंडा नीले रंग का है। यूरोपीय संघ के झंडे में वृत्ताकार रूप में यानी सर्कल के रूप में सुनहरे रंग के 12 सितारा बने हुए हैं। कितने सितारे बने हुए हैं? 12 सितारे। ईयू के झंडे में जो 12 सितारे बने हुए हैं ये किस बात का प्रतीक है? ये समग्रता और एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? समग्रता और एकता। 1 नंबर में आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय संघ के झंडे के अंदर बने 12 सितारे किस बात का प्रतीक है, तो आपको याद रखना है समग्रता और एकता का प्रतीक है। बच्चों 12 ही क्यों सितारे यूरोपीय संघ के झंडे के अंदर? क्योंकि 12 अंक जो है वो यूरोपीय संघ के अंदर एक शुभ अंक माना जाता है, यानी एक लकी नंबर माना जाता है। ये परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले साल भी बच्चों एक कार्टून के रूप में पूछा गया था, तो आप लोगों को झंडे के बारे में पढ़ना है। तो ये तो बात हुई यूरोपीय संघ की खूबियों की और यूरोपीय संघ की खामियों की। यूरोपीय संघ के बारे में
और जो आगे की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करेंगे। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय संघ के अंग के बारे में, यानी यूरोपीय संघ के जो स्तंभ हैं या अंग हैं, यानी यूरोपीय संघ की कौन कौन सी बॉडीज हैं। सबसे पहले बच्चों देखेंगे सुरक्षा परिषद। क्या है यूरोपीय संघ के? 5 अंग हैं। वैसे तो बच्चों कितने अंग हैं? 5। सुरक्षा परिषद, यूरोपीय मंत्री परिषद, यूरोपीय संसद, आर्थिक तथा सामाजिक समिति और लास्ट है यूरोपीय संघ का न्यायिक न्यायालय। सुरक्षा परिषद के बारे में अगर बात करें तो यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं वो सभी सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं और किसी भी अहम मुद्दे को लेकर जो है यहाँ चर्चा होती है। और मेनली हमें नाम से पता लग रहा है सुरक्षा परिषद यानी ये यूरोपीय संघ के देशों की सुरक्षा संबंधी कार्य भी करती है। दूसरा है यूरोपीय मंत्री परिषद। यूरोपीय जो मंत्री परिषद है इसकी वर्ष में एक बार बच्चों बैठक की जाती है और यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं वो इसके अभी सदस्य होते हैं। यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा अगला है यूरोपीय संसद। बच्चों ये जो यूरोपीय संसद है इसके सदस्यों के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में यहाँ जो है सीधे तौर पर चुनाव होते हैं और जो सदस्य चुनकर आते हैं वो यूरोपीय संसद के सदस्य होते हैं और इसी यूरोपीय संसद के अंदर यूरोपीय संघ के लिए कायदे, कानून और नियम भी बनाए जाते हैं। अगला है आर्थिक और सामाजिक समिति। ये जो आर्थिक और सामाजिक समिति है ये यूरोपीय संघ के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है। ये ऐसी ऐसी नीतियां बनाती है ताकि यूरोपीय संघ के अंदर जितने भी देश शामिल हैं उन सबका सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। इसके अलावा यूरोपीय संघ का न्यायिक न्यायालय, ये जो न्यायिक न्यायालय है, कोर्ट है, ये यूरोपीय संघ का, ये यूरोपीय संघ के न्यायिक संबंधी कार्य करता है। यूरोपीय संघ के अंदर यदि किन्हीं 2 देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर कोई वाद या विवाद होता है तो उसका निपटारा यूरोपीय संघ के न्यायिक न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये थे बच्चों यूरोपीय संघ के 5 अंग। और यदि हम यूरोपीय संघ के हेडक्वार्टर या यूरोपीय संघ के मुख्यालय की बात करें तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है जिसके बारे में आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया भी गया था। तो बच्चों यहीं हमारा यूरोपीय संघ खत्म होता है और यहीं हम इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्षेत्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।